Hello student, today I am going to teach Hindi poem number 4 मन पूरक पठन पद्य। ओके चिल्ड्रेन, आज हम पद्य देखेंगे, मतलब पोयम। इंग्लिश में पोयम बोलते हैं, हिंदी में पद्य बोलते हैं। तो हमारे पद्य का नाम क्या है? मन पूरक पठन। कवि का नाम है विकास परिहार। अब हम देखेंगे परिचय। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म 1983, गुना, मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। सोचिए, इन्होंने भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी हायुग: यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हायुग विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हायुग को खुले मन से स्वीकार किया है। हायुग कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ड के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हायुग में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे कि इसको कौन से शब्दों में प्रस्तुत किया है। मन देखो क्या होता है? जो हमारी आत्मा होती है वो मन होता है ना। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब घना अंधेरा मतलब आपको पता है ना कि बहुत अंधेरा है ना, बहुत अंधेरा, और उस अंधेरे में प्रकाश की चमक है ना, चमकता हुआ प्रकाश जो हमें रोशनी देता है, और अधिक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि कवि क्या कहते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जब अंधेरा घना हो जाता है, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिकाधिक चमकता है। आपको पता है अंधेरी रात और उजाली रात होती है। अंधेरी जब भी रात होती है ना तो उसमें प्रकाश की जो चमक होती है ना वो एकदम दिखाई देती है, कि मतलब अंधेरे में जब प्रकाश दिखता है तो पता चलता है, और उजाले में प्रकाश का पता चलता है क्या? नहीं। तो अभी देखो जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं। अब देखो इसका क्या उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि जब घनी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। इसका मतलब क्या है? तब वहीं से कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे जीवन में एक नई किरण की तरह आता है। इसका मतलब ये है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकने लगता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका मतलब है कि आपको जो आपका कार्य है, जो आपका कर्म है, वो आपको करते जाना है और फल की इच्छा नहीं करना है। अब देखो इसमें कवि क्या कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा। फिर यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये भी हो सकता है हो नहीं सकता है एक्चुअली। और हम इसको ऐसे भी अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उससे क्या प्राप्त होगा, कभी न कभी तो होगा, आज नहीं तो निश्चय कल होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अभी मझधार का क्या मीनिंग है, नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, है ना, मझधार इसी को बोलते हैं ना। और इसमें क्या दिया है कि जीवन की जो नैया होती है, कभी कभी क्या होता है बीच मझधार में रुक जाती है ना। वो नदी का मझधार नहीं होता है, वो जीवन का मझधार होता है, जो जैसा नदी का मझधार होता है ना, उसी के तरह रुक जाता है। फिर संभालेगा कौन। अब देखो कवि क्या कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। अब जैसे कैसे है पानी वाली नाव बीच नदी में जा कर के अंदर मझधार में डगमगा रही है, वैसे ही हमारी जीवन की नैया होती है, जो कभी चलते चलते मझधार में डगमगाने लगती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो कवि बोल रहे हैं कि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। मतलब अगर हम बीच मझधार में डूब रहे हैं तो हमें न कोई इस पार से बचाने आएगा, न कोई उस पार से बचाने आएगा, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो कवि कहते हैं कि हमें स्वयं उस पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं तो हमें उससे उस परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं, वो खुद हम हैं। हमको खुद उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। आपको पता है ना, फागुन महीने में होली का त्यौहार होता है, जो सारे दुख तकलीफ को भुला करके रंगों में रंग देता है और सब खुशहाल हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए देखो कवि क्या कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है ना। फागुन का जो महीना होता है अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है, मतलब अलग अलग प्रकार के रंग लेकर आता है। और यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। होली का समय क्या होता है, उल्लास और उमंग, मतलब हंसी खुशी का समय होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। अब देखो कितना भी कोई दुखी हो, तकलीफ में हो, लेकिन होली के समय में सब लोग खुश हो जाते हैं ना, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं और सारी चिंताएं दूर हो जाती है कुछ पल के लिए, है ना। तो हमें बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब देखो आपने गुलाब का फूल देखा होगा कि गुलाब के फूल इतने सुंदर होते हैं, लेकिन उनके बीच कांटे भी होते हैं। अगर उनको हम अच्छे से गुलाब के फूल को नहीं तोड़े तो कांटे हम में ही चुभ जाते हैं, आपको पता है ना। अब देखो इस लाइन के लिए कवि कहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है। गुलाब का फूल क्या होता है, कांटों के बीच भी वो हंसता है, रोता नहीं है कि मेरे अंदर कांटे लगे हुए तो मैं रो, ऐसा वो नहीं करता है। वो हमेशा खिलखिलाता रहता है, मतलब हंसता रहता है। और वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है। हमें ये बताता है वो कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। ये नहीं कि हम अगर परेशानियों से घिर गए हैं तो हम उसी में दबे रहे, हमको उससे बाहर निकलना है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अब भीतरी कुंठा मीन्स क्या होता है, घोर निराशा, है ना, घोर निराशा। अब इसमें हम देखेंगे कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं जब नेत्रों में अश्रु बहते हैं, जब नेत्रों मतलब जब हमारे आँखों में आंसू आते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा, मन की जो कुंठा होती है ना, यानी कि हमारे जो दिल में दर्द होता है वो हमारी आँखों के द्वारा बाहर निकल जाता है। कवि कहते हैं कि जब नेत्रों में अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है।
मतलब जो हमारे अंदर दुख तकलीफ है वो हमारे आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तब ऐसा लगता है ना कि हमारी तकलीफ कम हो चुकी है जब हम रो लेते हैं तो, है ना। इसका यही मतलब है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। विषाद मीन्स क्या होता है? अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला दुख। मतलब कि जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला तो हमें बड़ा दुख होने लगता है। तो अब हम देखेंगे खारे जल का कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जब नेत्रों में अश्रु बहते हैं, अब देख रहे हैं ना खारे जल, जब नेत्रों में अश्रु बहते, आपको पता है जब हम लोग रोते हैं ना तो जो रोने का आंसू निकलता है ना वो जल जो होता है ना वो खारा जल होता है। आपको पता है कभी कभी रोते रोते हमारे मुंह में चला जाता है तो हमको नमकीन नमकीन की तरह लगता है ना, तो खारा जल होता है। तो इसमें कभी कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं मतलब आंसू निकलते हैं, तो ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। मतलब जब हम रोते हैं तो हमारे जो नेत्रों से आंसू निकलते हैं उस खारे जल के साथ जो हमारे मन में दुख था तकलीफ था वो सारे दुख तकलीफ क्या हो गए? धुल गए, विषाद धुल गया, है ना। जो दुख है वो धुल गया और मन पहले के समान पावन हो गया। और मन हमारा क्या हो गया? पहले की तरह खुश हो गया, पावन हो गया। मतलब हम उन तकलीफ़ों से दूर निकल गए, मतलब वो तकलीफ़ हमसे बाहर निकल गई। समझ आ रहा है ना आपको? ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। अब आपको लगेगा कि जीजी विषा मीन्स क्या होता है? जीजी विषा मीन्स ये होता है कि जीवन के प्रति आसक्ति, जीवन के प्रति आसक्ति। अब हम इस लाइन का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं। आपको ये भी पता है ना कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में पूरी तरह सुखी नहीं रहता, कुछ न कुछ परेशानियां सबको रहती है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और हैं अप्रिय प्रसंग। उनको अप्रिय प्रसंग जो उनको अच्छा नहीं लगता वो भी उनके जीवन में रहता है। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जीजी विषा का प्रमाण है। क्या रहता है? ऐसे जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना, मतलब डट के रहना हमारी जीजी विषा का प्रमाण है। मतलब हमारे जीजी विषा मतलब हमारे जीवन के प्रति जो आसक्ति है वो हमें दर्शाना है। अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। अब देखो जो हमारे मन की पीड़ा है छाई बन बादल हमें एकदम घेर लेती है। जो हमारी पीड़ाएं होती हैं, बरसी आँखें, जब पीड़ाएं आती हैं तो आँख बरसने लगती है ना, आँखों से आंसू निकलने लगता है। अब देखो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब आकाश में बादल बहुत घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है। यानी कि जैसे हमारे मन की पीड़ा बहुत बढ़ जाती है तो हमारे आँखों से वर्षा होने लगती है, मतलब आंसू निकलने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, अब देखो इसमें किसका एग्जाम्पल दिया है कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। ठीक उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। तब क्या होता है? बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन है। अब देखो रेल की पटरी एक साथ चलती है फिर भी बेचारी चुपचाप सी रहती हैं। अब देखो इसमें कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रहे। अनंत काल मतलब बहुत साल पहले से वो एक साथ चल रहे, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात
नहीं करती हैं। आपको पता है रेल की पटरी जिसपे हमारी ट्रेनें चलती हैं, दो तरफ होती है ना रेल की पटरियाँ जिसपे दोनों तरफ ट्रेन की पहियाँ चलती हैं, लेकिन बस वो पहियाँ चलती रहती है, वो आप एक दूसरे से कभी बात करती हैं? कभी नहीं करती हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि रेल की पटरियाँ अनंत काल से चली आ रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओर सॉरी बादलों की ओट में सूना आकाश। ओट मीन्स आड़ होता है। अब इसमें देखेंगे कि सितारे जो होते हैं ना बादलों में कैसे छिप जाते हैं, है ना, उनके आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सुना सुना लगने लगता है। तो इसमें देखो कभी क्या कहते हैं कि सितारे आकाश का श्रृंगार है ना। सितारा जो होता है आकाश का क्या होता है? श्रृंगार है। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे, जैसे ही सितारे बादलों के आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो इसमें किसका एग्जाम्पल दिया है? सितारों का। आपने तारा सितारा तो देखा होगा ना, आकाश में जो बादल पे तारे छाए हुए रहते हैं वही सितारे होते हैं। तो फिर क्या दिया है एग्जाम्पल कि ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत मतलब कि बहुत ही मुख्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। मतलब जब हमारे वो जीवन से निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। विमुख मतलब हमसे दूर चले जाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मित्र हैं, ये सारे लोग जो होते हैं हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य चीज़ होते हैं। जो हमारे जीवन में नहीं रहे तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? सूने आकाश की तरह हो जाता है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब देखो इसका क्या बोल रहे हैं कि तुम जिस गीत को स्वर दिए हो वो गीत अमर हो गई है ना। कवि कहते हैं कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। किसके अंदर होती है? कवि के अंदर एक अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है, जिन गीतों को क्या देता है? स्वर देता है, वे अमर हो जाते हैं, वे अमर हो जाते हैं। आपको पता है ना कि आज भी किशोर की गीत गाई जाती है ना। बहुत सारे जो सिंगर हैं जो मर चुके हैं, अभी हमारे बीच वो नहीं हैं, फिर भी उनकी गीत को गाया जाता है क्योंकि उनकी गीत जो है वो अमर हो चुकी है ना। वैसे ही कवि कहते हैं कि इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा जैसे वो गीत को अमर कर सकता है, वैसे अपनी रचनाओं के द्वारा भी वो परिवर्तन समाज में ला सकता है। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट यानी लास्ट, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सोचो इतने बड़े सागर में मछली रहकर भी प्यासी रहती है, कैसे? अब देखो कवि कहते हैं कि सागर में अथाह जलराशि, अथाह मतलब इतने सारे उसमें पानी होते हैं कि हम उसकी तुलना, उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितना पानी है। परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर मतलब बहुत ज़्यादा होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती है। अब देखो कवि का क्या मतलब है कि सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा पानी होने के कारण वो अथाह जल पीने के योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, मतलब कितना भी बड़ा कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। आपको ये इसका मतलब समझ आ रहा है कि जैसे सागर में बहुत सारा पानी होता है लेकिन वो पीने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वो खारा होता है, उसी प्रकार अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो बहुत धनवान होता है, बहुत पैसे वाला होता है,
अगर उसने किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं की, उसके काम नहीं आया, तो उसका पैसा, उसका बड़प्पन, उसका धनवानपन सब व्यर्थ है। इसलिए हमें मनुष्य की मदद करनी चाहिए। हमारे पास जितना है वो लेकर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको मन पोयम समझ में आ गया होगा और आप लोग वीडियो को केयरफुली सुनेंगे और अच्छे से ये लेसन, ये पोयम आप समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये पोयम आपको लर्न भी करना है, इसका अर्थ भी समझना है और लिखना भी है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम होमवर्क पे चलते हैं। हमारा होमवर्क क्या है? सबसे पहले हम शब्द संसार करेंगे। ये जो दिया है शब्द संसार, ये आपको लिखना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है। और इसमें देखते हैं टेक्स्ट बुक में कितना क्वेश्चन दिया है, वो देखते हैं। अब देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ और आ दिया है, यहाँ पे दिया है मछली, यहाँ पे दिया है मौन, गीतों के स्वर सूना, रेल की पटरियाँ प्यासी, आकाश अमर पीड़ा। अब हमें जोड़ियाँ मिलानी है, तो मछली क्या है? प्यासी, यहाँ पे प्यासी लिखना है। गीतों के स्वर अमर, क्योंकि अमर हो गए थे। रेल की पटरियाँ क्या थी? मौन थी। आकाश क्या था? सूना था। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे दूसरा, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, क्या परिणाम था कि वो छुप गए थे? सूना आकाश। तुम्हारा गीतों का को स्वर देना, मतलब वो स्वर दिए तो क्या हो गए? गीत अमर हो गए, गीतों का अमर होना। अब देखो सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ ये है ना, मन की आपका पहला वाला है ना, इसमें दिया हुआ है मन की पीड़ा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। आपको इसका अर्थ लिखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो को स्टॉप करके सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, लिखिए। अब देखिए, लिखिए निम्नलिखित हायुक द्वारा मिलने वाला संदेश। अब हायुक द्वारा क्या संदेश मिला था वो हमें लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसमें हमें लिखना है हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको देखो उसमें भी बताया था। अब देखो, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। अब देखो इसमें क्या है भीतरी कुंठा का, कि जब नेत्र से अश्रु बहते हैं, जब नेत्र से अश्रु बहते हैं तो यहाँ मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है, मतलब जो हमारे मन में दुख तकलीफ है वो बाहर आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 2, कृति पूर्ण कीजिए। आयुक में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, पहला है फागुन, दूसरा है बसंत। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है तीसरा उत्तर लिखिए। मझधार में डोले जीवन नैया, कंप्लीट उत्तर। छिपे हुए क्या है? सितारे। धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यानी 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब हम इसका केंद्रीय भाव स्पष्ट करेंगे। चलती साथ रेल की पटरियां अनंत काल से, है ना। देखो, चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। अब हम इसका लिखेंगे केंद्रीय भाव। रेल की पटरियां अनंत काल से चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। अब दूसरा देखेंगे। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब देखेंगे, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। ओके चिल्ड्रेन, इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखो, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए
निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। अब आपको क्या करना है, पत्र लिखना है और पत्र का पैटर्न आपके इसमें अच्छे से बना हुआ है जो आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे और फिर अभिवादन लिखेंगे, फिर प्रारंभ करेंगे, है ना। फिर विषय विवेचन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, देखिए दिनांक आज का, यानी कि जब आप लिखेंगे जिस दिन, आज तो 17 है, तो आज का यहाँ पे मैंने डाल दिया 17 और दिनांक हो गया। संबोधन में मैंने लिख दिया प्रिय, मतलब जो हमारा मित्र सहेली है वो, और अभिवादन में हमने लिख दिया नमस्ते, अपनी सहेली को और मित्र को हम नमस्ते लिखते हैं ना। अब हम प्रारंभ कैसे करेंगे, है ना। प्रारंभ क्योंकि उनका हमें पत्र आया था ना, तो इसलिए हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करेंगे, तुम्हारा पत्र अभी अभी मिला, धन्यवाद। अब हम लिखेंगे विषय विवेचन। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। अंतर, विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए तुम्हारा बधाई पत्र मिला। पत्र पाकर दिल गदगद हो गया, बाग बाग हो गया गदगद। वास्तव में मेरी इस सफलता में तुम जैसे मित्रों का मुझे सदा उत्साह दिलाते रहने का बड़ा हाथ है। तुम तो जानते हो मंच पर बोलने में मुझे कितनी झिझक होती थी, पर तुम जैसे मित्रों और हमारे कक्षा अध्यापक के निरंतर प्रोत्साहन से आज मुझे अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए तुम जैसे अपने सभी मित्रों और अपने कक्षा अध्यापक नरेश कौशल, मतलब कि जो आपके कक्षा अध्यापक रहेंगे, जी का तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अब देखो, अब हमारा क्या हुआ, लेटर फिनिश हो गया, मतलब हमारा लेटर ख़त्म हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा तुम्हारी लिखा हुआ है ना, तो लड़का लिखेगा और लड़की का, दोनों है, तुम्हारा तुम्हारी, तो आप लिखेंगे तो तुम्हारा मित्र, और लड़की लिखेगी तुम्हारी मतलब सहेली जो भी, और फिर नाम लिखेंगे और उनका पता लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। बस आपका यहाँ पे लेटर फिनिश हो जाता है। ओके चिल्ड्रेन, तो ये आपका होमवर्क है और आपको अच्छे से करना है। और 10th के बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान दो बच्चा, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे करोगे वो आप ही को पढ़ना है, क्योंकि स्कूल तो अभी चालू नहीं है बच्चों। तो ऑनलाइन जो चल रहा है आप लोग ध्यान से पढ़ो और घर पे अच्छे से पढ़ाई करो। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।